ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है जिसके अंदर है OSI मॉडल। डन। ओके, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? When the networking was came in this world, then we could connect same vendor devices to each other. For example, DEC solution to DEC solution and IBM solution to IBM solution. To solve this vendor problem, ISO, International Organization for Standardization, developed OSI, Open System Interconnection Model. Done. In OSI model, they define how the data will move from one device to another device. Done. जब पहली बार नेटवर्किंग आई थी तब दो ही लोग पर्सनल कंप्यूटर बनाते थे, पहला IBM और दूसरा DEC। डन। ओके, तो IBM को केवल IBM से जोड़ सकते थे और DEC को DEC से जोड़ सकते थे, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो प्रॉब्लम आई। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी सारे ही PC IBM के, सारी मशीन IBM की और सारे ही DEC की लेगी। DEC को बाद में परचेज कर लिया कॉम्पैक्ट, जो कि अब मिट चुका है। ठीक है। ओके, तो उसके लिए फिर ISO ने क्या बनाया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बनाया और उन्होंने इसके अंदर क्या किया? ये डिफाइन किया कि वन डिवाइस से अनदर डिवाइस पे डेटा कैसे जाएगा। उन्होंने ये बताया कि वन डिवाइस से अनदर डिवाइस पे डेटा इस प्रोसीजर से जाएगा एंड ऑल दी वेंडर्स विल फॉलो दिस प्रोसीजर। तो जब सारे वेंडर एक ही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो फिर हमें इंटरकनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। डन। ओके, दिस प्रोसेस, वही प्रोसेस was divided into smaller chunks, और उन्हीं को छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। एंड दीज चंक्स आर कॉल्ड OSI लेयर, और इन्हीं चंक्स को हम क्या बोलेंगे? OSI लेयर बोलेंगे। और OSI मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स हैं? OSI मॉडल है 7 लेयर्स। ओके, फॉर फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेकेंड डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। डन। इन्हें ये तरीके हैं। ओके, अब नोट करने की बात यह है कि दीज लेयर वर्क्स अपर टू लोअर एंड लोअर टू अपर। जब डेटा जाएगा तो 7 इस तरह से 7 6 5 4 3 2 1 होगा। जब रिसीव होगा तो ये रिवर्स वर्क करेगा। फिजिकल ऊपर आ जाएगा। हाँ। डन। क्लियर। ओके, तो सबसे पहले आता है अपना क्या? इसी के अंदर जो हमने देखा फिजिकल लेयर, हम जानना चाहते हैं फिजिकल लेयर क्या है। ओके, तो स्टार्ट रन, उसके लिए हम क्या करते हैं? पेंट की मदद ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मान के चले आपका एक PC है और उसके बाद कनेक्टेड है आपका ये दूसरा PC। तो जब भी PC1 से डेटा जाएगा कहाँ पे? PC2 पे, या PC2 से डेटा जाएगा PC1 पे। इसी प्रोसेस को उन्होंने डिवाइड किया था किसके अंदर? OSI मॉडल के अंदर। डन। ओके, OSI मॉडल के अंदर सबसे पहला क्या है? फिजिकल लेयर। ओके, तो फिजिकल लेयर क्या है? जैसे कि हमें पता है, अभी हमने यहाँ पे रखा था, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिजिकल, नेक्स्ट डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। डन। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं फिजिकल लेयर क्या है? फर्स्ट लेयर है। ओके, फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल एंड इट कंसिस्ट हार्डवेयर एंड टोपोलॉजी। हार्डवेयर मीन्स केबल्स एंड कनेक्टर, टोपोलॉजी मीन्स लॉजिकल एंड फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। डन। क्लियर। ओके, तो फिजिकल लेयर जो हम बात कर रहे हैं ये वाला, इस फिजिकल लेयर जो कि हमें पता है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर एंड सेवन्थ लेयर। ओके, फर्स्ट लेयर है, इसके अंदर दो ही चीज़ें आएंगी, हार्डवेयर एंड टोपोलॉजी। हार्डवेयर के अंदर केवल दो ही चीज़ें, केबल्स और कनेक्टर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। टोपोलॉजी का मतलब आपको पता ही है, लॉजिकल एंड फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। डन। ओके, अब टोपोलॉजीज की हम बात करते हैं।
टोपोलॉजीज में होती है बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग एंड फुली मैश। तो इनको समझने के लिए दूसरा पेंट ले लेते हैं। सबसे पहले आती है बस। बस के अंदर क्या होता है, टोपोलॉजी, एक सिंगल वायर होगी जिसके थ्रू आपके किसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, पीसीज को कनेक्ट कर दिया जाएगा। डन। इसी के थ्रू अनदर डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। गॉट इट और नॉट? अब ये डिपेंड करता है इस केबल पे, ये केबल खराब, इंटर कम्युनिकेशन डाउन। अगर हाँ ऐसा होता है, यहाँ से डाउन होता है, तो इनका कम्युनिकेशन होता रहेगा और इनका कम्युनिकेशन होता रहेगा। डन। गॉट इट और नॉट? तो बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ए सेंट्रल केबल। डन। ओके, मेन केबल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो कि अब हम मोस्टली यूज़ करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जैसे हमने कल बनाया था कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा, स्विच, और इस स्विच से हम क्या करते हैं, पीसीज को क्या कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। हम ये ही यूज़ करते हैं अब। डन। गॉट इट और नॉट? और इसको फिर किसी राउटर वगैरह से कनेक्ट कर देंगे। गॉट इट? ओके, ये हुआ स्टार आपका। फिर था रिंग। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, हमें एक डिवाइस चाहिए होता है और वो डिवाइस की क्वांटिटी हमें चाहिए होती है 2। ये तो इतिहास है, हिस्ट्री है, पहले यूज़ होता था। ठीक है, MSAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, इसमें होता है इन, आउट, आउट, इन। समझ गए? यहाँ से इसके पॉइंट होते हैं। मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट के अंदर एक पॉइंट होता है इन, एक होता है आउट। तो हम उनको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। समझ गए? एक का आउट दूसरे का इन, दूसरे का आउट पहले का इन, और इन पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, पीसीज कनेक्ट करते हैं। तो हो गया रिंग। डन। लेकिन ये जैसे स्विच इंटरमीडिएट है, ऐसा ही कुछ होता है। डन। ये था आपका रिंग। नेक्स्ट था क्या, फुली मैश। फुली मैश के अंदर आपको पता है कि हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हमारे पास कितने डिवाइसेस हैं, हमने अज्यूम किए 4, तो उन चारों को एक दूसरे से क्या कर दिया जाएगा, रिडंडेंटली कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए ये एक्सपेंसिव ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ़ केबल्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। अब मान के चलो 4 पीसी हैं, 4 को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए, n × n-1/2, इतनी केबल्स चाहिए हमें। ये फॉर्मूला है जिससे पता चलेगा कितनी केबल चाहिए। तो 4 डिवाइस हैं गुना में 3/2, 2, कितनी केबल चाहिए, 6। अब रही दूसरी बात, चलो 6 केबल तो ले आए, लेकिन हमारे पास तो जो क्वांटिटी होती है होस्ट की कितनी होती है, 200। तो करो 200 गुना 199/2, कितना हो गया, कहाँ से लाए इतनी केबल। और रही बात इतनी केबल ले भी आए, तो अब ये बताओ, क्या एक पीसी के अंदर 3 इंटरफेस होते हैं, निक होते हैं? नहीं। और रही बात, जब हम 200 कनेक्ट करेंगे तो अब तो नंबर ऑफ इंटरफेसेस ज़्यादा चाहिए, तो नहीं। डन। क्लियर? ओके। समझ में नहीं आ रहा क्या? इंटरफेसेस का नहीं रहा। इंटरफेस ये नहीं होते, कहीं तो कनेक्ट करोगे। डन। एक पीसी के अंदर एक होता है, लेफ्ट एक होता है। डेस्कटॉप पे तो तुम एक्सटर्नल कार्ड लगा के कर सकते हो, लेकिन नहीं होते ना। ओके, तो टोपोलॉजीज क्लियर हुआ। ओके, फिर है आपका फिजिकल लेयर फंक्शन। फिजिकल लेयर एक ही काम करता है, इट सेंड्स एंड रिसीव बिट्स। वायर पे आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, ये आपकी वायर है।
और इस पे सिग्नल जाएंगे 0101 -5 +5, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो ये जो सिग्नल कैरी करेंगे यहाँ जो भी, ये किस पे होगा आपका फिजिकल लेयर पे होगा, जिसका मतलब है केवल एक ही कि ये बिट्स को सेंड करेगा और रिसीव करेगा। क्लियर? सिंगल। नेक्स्ट है आपका क्या, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर समझना है तो हाँ पता चल गया हमें, डेटा लिंक लेयर कौन सा लेयर है, सेकंड। ओके, तो डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट वर्क्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर। अगर हम ध्यान से देखें, हाँ बिल्कुल इससे ऊपर नेटवर्क लेयर है, तो इनके बीच में इंटरमीडिएटर का वर्क कर रहा है। ओके, डन। और इसके पास क्या होती हैं, 2 सब लेयर होती हैं। पहली कौन सी, मैक। इसके अंदर होता है मैक एंड LLC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल। डन। डेटा लिंक लेयर सेकेंड लेयर है। इट वर्क्स एज इंटरमीडिएटर बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर एंड इट हैज़ 2 सब लेयर, मैक एंड LLC। गॉट इट? ओके, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसकी डेटा लिंक लेयर्स, डेटा लिंक सब लेयर मैक, यानी हम बात करेंगे अब मैक के बारे में। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट इज़ द DLL सब लेयर, डेटा लिंक लेयर सब लेयर। डन। दैट प्रोवाइड्स फिजिकल एड्रेसिंग। ये क्या प्रोवाइड कराता है, फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है। फिजिकल एड्रेस इज ए 48 बिट्स एड्रेस। जो फिजिकल मैक एड्रेस होता है वो कितने का होता है, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। दूसरा कि जो आपका मान के चलो मैक एड्रेस, ये हम बात करें मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस की, और वो कितने बिट्स का होगा, 48 बिट्स का होगा। डन। ओके, द फर्स्ट हाफ का मतलब है इसका आधा, यानी 24 और अनदर आधा। डन। ओके, क्या कह रहा है, द फर्स्ट हाफ एड्रेस इज कॉल्ड OUI। जो पहला हाफ एड्रेस है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। डन। इट इज़ प्री डिफाइंड बाई IEEE, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, IEEE के द्वारा दिया जाता है। डन। मैक एड्रेस इज ए 48 बिट्स एड्रेस। द फर्स्ट हाफ एड्रेस इज कॉल्ड OUI। फर्स्ट हाफ मतलब हाफ कर दो 48 का, 24 हो गया। 24 का को क्या बोलेंगे, फर्स्ट 24 को OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक identifier, and it is predefined by IEEE. Got it? Okay. Second half address is called vendor assign. इसको क्या बोलेंगे, vendor assign। और ये किसके द्वारा असाइन किया जाता है, कार्ड मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जिसने भी कार्ड बनाया है। नेक्स्ट 24 बिट्स। टोटल हो गए 48 बिट्स। 48 बिट्स के अंदर जो पहले होंगे 24, उन्हें OUI बोलेंगे, वो IEEE देगा। जो अनदर 24 बच गए उन्हें वेंडर देगा। कौन सा वेंडर देगा, जिसने कार्ड बनाया है। डन। क्लियर? बाय विच द कार्ड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। डन। ओके, नेक्स्ट सब लेयर इज हियर LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ओके, लॉजिकल लिंक कंट्रोल को हमें समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा होता है डेटा, यानी डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम के अंदर क्या किया जाता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाना। पैकेट होगा, ठीक है, पैकेट पे इथरनेट हेडर लगता है और इथरनेट ट्रेलर लगता है। हेडर और इथरनेट ट्रेलर। डन। ओके, तो इथरनेट ट्रेलर के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, इथरनेट हेडर एंड इथरनेट ट्रेलर। डन। इथरनेट ट्रेलर के अंदर होता है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। अब देखो, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन यूजिंग इथरनेट ट्रेलर फील्ड फ्रेम चेक सीक्वेंस। जो आपका डेटा लिंक लेयर पे डेटा होता है उसको बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम में क्या किया जाता है, पैकेट पे इथरनेट हेडर लगाया जाता है
और लगाया जाता है इथरनेट ट्रेलर, और ये इथरनेट ट्रेलर जो है वो कितने का है? 4 बाइट्स का है। डन, 4 बाइट्स पे डन, क्लियर। मतलब अब ये एरर्स के लिए एरर के लिए यूज़ होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस, और वो कहाँ होगी? इथरनेट ट्रेलर के अंदर, यानी कोई भी प्रोटोकॉल होगा उसके ट्रेलर के अंदर फ्रेम चेक सीक्वेंस होगा। डन, ओके। अब पता करना है काम कैसे करता है। कोई भी डिवाइस जब भी क्या भेजता है? डेटा। उस डेटा को डाल देता है एक एल्गोरिदम के अंदर, और उसके बाद उसको एक प्रोडक्ट मिलता है। डन, समझ में आया कुछ? एल्गोरिदम से प्रोडक्ट में ट्रांसफर। हाँ, नहीं नहीं, आपने कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, एक प्री डिफाइन एल्गोरिदम के अंदर उसको डालेगा। डाल दिया, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ही। यानी कि जब मैंने क्या किया, बोतल को आपके पास डिलीवर किया, भरा पहले तो इसको, फिर इसका एक स्नैप लिया और आपको व्हाट्सअप कर दिया। ओके ओके, तो जब भी कोई डिवाइस डेटा सेंड करता है, ऑल मशीन्स, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी मशीन हो, जब भी वो डेटा सेंड करती है तो डेटा को एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम के अंदर डालती है। डाल दिया, उसके बाद वो एल्गोरिदम उसका बनाएगी स्ट्रक्चर की, जब डेटा भेजा जा रहा है तो डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, बना के उसका एक फुटप्रिंट तैयार करेगा। उस फुटप्रिंट को वो डिवाइस किसके अंदर डाल देगा? एफसीएस के अंदर। यानी कि जब डेटा भेजने वाले ने भेजा तो वो कुछ ऐसा था, डाल दिया, और इस डेटा को फिर वो डिवाइस किसको दे देगा? दूसरी पीसी को दे देगा। दूसरा पीसी भी क्या लेगा? उसी डेटा को लेगा, सेम डेटा को लेगा। डन, और उसको फिर से सेम, दोनों के दोनों सेम मैथमेटिकल एल्गोरिदम के अंदर डाल दिया। डन, ओके। अगर डेटा के साथ कोई भी अल्टरेशन, अब यहां पे क्या होगा? ये भी एक प्रोडक्ट रिसीव करेगा। हो गया, ओके। अब ये अपने प्रोडक्ट को सेंडर के प्रोडक्ट से मिलाएगा। ये अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट, ये सेंडर था, ये क्या है? रिसीवर है। उसने भी किया था, चेक किया था, ये भी चेक करेगा। इसने भी मैथमेटिकल एल्गोरिदम के अंदर डाला और फिर से एक प्रोडक्ट मिला, और जो इसको मिला वो ये सेंडर से मैच करेगा। मैच हुआ, हो गया ना? अगर मैच हो गया तो इसका मतलब डेटा के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब है डेटा के साथ क्या है? गड़बड़ है, देयर इज ए प्रॉब्लम। तो वो इसको क्या कर देगा? पूरे के पूरे पैकेट को, नॉट पैकेट, पूरे इंटायर फ्रेम को क्या कर देगा? ब्लॉक नहीं, ड्रॉप मार देगा। मतलब इसके डेटा पे डिपेंड है, मतलब जो किसके डेटा पे? जो आपने ये जो यहाँ से डेटा बना वो जो सेकंड डेटा पे डिपेंड नहीं है, दो डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा भेज रही हैं। हमें बस इतना चेक करना है कि बीच में वो किसी के द्वारा चेंज तो नहीं कर दिया गया। चेंज करने के लिए कैसे करेंगे कि जब भी डेटा भेजेगा वो उसका को एक एल्गोरिदम के अंदर डालेगा, उसका पता लगाएगा कि ये कैसा है, पता लगा के उसको डाल देगा। जब भी भेजेगा तो उसको फ्रेम चेक सीक्वेंस के अंदर डाल दिया। डाल दिया, ओके। फ्रेम चेक सीक्वेंस के अंदर डाल के भेज दिया। जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो उस डेटा को, यानी फ्रेम को क्या करेगा? किसके अंदर डालेगा? फ्रेम चेक सीक्वेंस, फिर से हैश एल्गोरिदम के अंदर डालेगा। जैसे ही डाला उसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मिलता है सेम तो इसका मतलब डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं, अदरवाइज डेटा के अंदर छेड़छाड़ है। गड़बड़ होने से ऊपर हाँ, क्या गड़बड़ है तो ड्रॉप कर देगा ना। पूरा ड्रॉप कर देगा। हाँ, और गड़बड़ कैसे पता चलेगी? वो अपने प्रोडक्ट को मैच करेगा भेजने वाले से। मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज डन। आ गया? पक्का? ईथरनेट ट्रेलर पे था। हाँ,
ये है जो यूज होता है, ये वाला पोर्शन। तो क्या बताया था आपको? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर इज द सब लेयर, ओके, प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन। यही क्या प्रोवाइड करेगी? एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, ओके। यूजिंग, क्या यूज करके? इथरनेट ट्रेलर। हाँ, इथरनेट ट्रेलर का ट्रेलर फील्ड्स फ्रेम चेक सीक्वेंस। हाँ, फ्रेम चेक सीक्वेंस ही तो यूज कर रहे हैं। इट इज़ ए 4 बाइट फील्ड। हाँ, पहले ही लिख दिया क्या है, 4 बाइट फील्ड है। काम कैसे होगा? जब भी कोई सेंडिंग डिवाइस एक डिवाइस से दूसरे पे भेजेगा, डेटा को एक एल्गोरिदम के अंदर डालेगा, उसको एक प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को उसी डेटा के साथ रख के सेंडर भेज देगा। जब रिसीवर उसे रिसीव करेगा तो उसी जो डेटा है तुम्हारा, उसको फिर से मैथमेटिकल एल्गोरिदम के अंदर डालेगा और उसको भी एक क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। फिर वो अपने प्रोडक्ट को सेंडर के प्रोडक्ट से मैच करेगा। मैच हो गया, ठीक, अदरवाइज ड्रॉप। नहीं हुआ तो मतलब ड्रॉप, ड्रॉप। ओके। यही चीज यहाँ पे बताई है कि किधर गया? When a sending device sends a data, it put the data in a mathematical algorithm, it get a product. Sending device put the product in the FCS. When a receiving device receive a data, it also put the data in same mathematical algorithm and also get a product. After getting the product, receiver match sender product with own product. If they match, it means no error in the data. Otherwise, there is a error with the received data. Then data is discarded. Done. नेक्स्ट, DLL फंक्शंस। हम बात कर रहे थे यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर की हमने जो बात की सबसे पहले कि मैक एंड LLC है। फिजिकल लेयर की भी बात की थी। फिजिकल लेयर का फंक्शन था सेंड एंड रिसीव बिट्स, ओके। अब जो डेटा लिंक है, डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर मैक एंड LLC, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? फंक्शन पता करने हैं। तो फंक्शन के अंदर आता है सबसे पहले क्या? फिजिकल एड्रेसिंग, जो कि हम फर्स्ट वाला पढ़ चुके ना कि फिजिकल एड्रेस इज ए 48 बिट्स एड्रेस, ओके। हाँ, फर्स्ट 24 OUI, सेकंड अनदर वेंडर असाइन OUI इज प्री डिफाइंड बाय IEEE। देन ओके, नेक्स्ट इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग अभी हम पढ़ेंगे। एरर डिटेक्शन अभी जस्ट पढ़ चुके। डन, ओके। सेकंड है फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग क्या है? फ्रेमिंग ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बिट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग। एट डेटा लिंक लेयर डेटा इज कॉल्ड फ्रेम, ओके। अब इसके लिए थोड़ा यहाँ आते हैं। जो फिजिकल लेयर है वो तो 0 1 0 1 0 1 करके डेटा सेंडर को भेज देगा। अब सेंडर भेज देगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा। तो रिसीवर क्या करेगा? 0 1 0 1 0 1 इस तरह से इकट्ठा करके कितने हो गए ये? 1 2 3 4 4 8 बिट्स को मिला के क्या बनाएगा? 1 बाइट। और इसी तरह से 1500 बाइट्स को कलेक्ट करके क्या बनाएगा? एक गॉट इट और नॉट? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेमिंग। फ्रेमिंग ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द बिट्स इनटू बाइट्स। हाँ, बिट्स को कन्वर्ट किया गया बाइट में और बाइट को कन्वर्ट किया गया फ्रेम में। फ्रेम के अंदर 1500 बाइट्स। गॉट इट और नॉट? इंटायर प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा? फ्रेमिंग कह दिया जाएगा। डन। नेक्स्ट, फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर इसमें से समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए एक प्यारा सा उधर बना देता हूँ। अगर हम बात करें कि फ्रेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंट्रोल Z, जब फ्रेम बनेगा ना, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। एक इस तरह की 8 बिट्स को इकट्ठा किया जाएगा और बनाया जाएगा 1 बाइट। फिर 1500 बाइट्स को बना दिया जाएगा 1 फ्रेम। और जो फ्रेम बन के तैयार होगा वो ऐसा होगा। डन।
ओके, अब जो फ्रेम होगा उसके अंदर आपका इस तरह से होगा, पैकेट। डन। पैकेट से पहले होगा इथरनेट हेडर, हेडर और यस, डन। इथरनेट हेडर के अंदर होगा प्रिम्बल, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, लेंथ, टाइप डेटा एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस। क्या क्या इधर पी प्रिम्बल लिख देते हैं, ये होगा 7 बाइट्स का, ये 1500 बाइट्स का और ये 4 बाइट्स का। आया कुछ समझ में? पहला है आपका ये वाला प्रिम्बल, दूसरा स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, फिर है तीसरा डेस्टिनेशन मैक, मैक होगा, और सोर्स मैक, फिर है लेंथ, ठीक है, पांचवा, और नेक्स्ट वन टाइप। गॉट इट और नॉट? प्रिम्बल जो है बताता है कि देखो सिग्नल तो क्या आ रहे हैं आपके आ रहे हैं 01 01 01 01। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक नया फ्रेम स्टार्ट हो गया है? नहीं? नहीं पता। ओके, तो प्रिम्बल है एक बिट्स का पैटर्न, स्पेशल बिट का पैटर्न, वो बताता है कि नया फ्रेम स्टार्ट हो गया। आया कुछ? पूरा बताता। हाँ, देखो डेटा इसी तरह जा रहा है 01 01 01 01, तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो इसी तरह की बिट्स के अंदर 01 01 में 7 बिट का क्या लगा दिया जाता है? प्रिम्बल। और इस तरह से स्पेशल पैटर्न होगा कि वो सारी की सारी बिट्स क्या होंगी? ऑन। सारी की सारी बिट्स क्या होंगी? ऑन। अगर इस तरह से जा रहा है प्रिम्बल, सारी बिट ऑन हो जा रही है, 7 बिट का कलेक्शन है जो ऑन जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ पे फ्रेम खत्म हो रहा है, यहाँ पे फ्रेम शुरू हो रहा है। गॉट इट और नॉट? पक्का ना? अरे नॉर्मल डेटा तो अपना 01 01 01 01 जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फ्रेम खत्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है? तो आपका ये जो प्रिम्बल्स है ये 7 बिट कंटिन्यू क्या रहेंगे? ऑन रहेंगे। और ये क्या होगा आपका? बताएगा कि हाँ ये आ रहा है, डेटा जा रही है, स्पेशल पैटर्न है 111111 7 बिट तक। हाँ, पता चल गया कि ये प्रिम्बल जा रहा है, यहाँ से डेटा शुरू और ख़त्म। डन? हाँ, डन। ओके। हाँ, प्रिम्बल बनाता नहीं है, ये इतना ही है, प्री डिफाइन है। फिर है आपका स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। प्रिम्बल बताएगा कि पुराना फ्रेम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, मान के चलो जैसे ये भेजा, ये भेजा, फिर क्या चला? प्रिम्बल चला, प्रिम्बल चला ना। तो इसने बता दिया कि हाँ पहला फ्रेम ख़त्म हो चुका है और अब क्या आ रहा है? नेक्स्ट वन, नया फ्रेम स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, यानी मेरे बाद क्या स्टार्ट हो गया? नया फ्रेम। आया कुछ समझ में? दूसरा पेंट ले लो, MS पेंट। इस तरह मान के चलो नॉर्मल पैटर्न जा रहा है 01 01 01 00 00 00 1 1 1 1 0 0 0 1, इस तरह से फिर 0 0 0 1, इस तरह से जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नया फ्रेम है या पुराना फ्रेम है? तो इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जब ये सिग्नल आएंगे तो इस तरह से चलेंगे, जैसे भी आप मानो कि पहले 111 गया, डन है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बीच में एक पैटर्न घुसेड़ दिया, या फिर हम इस तरह से लिखते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 हो गया, यस और नो? अब फिर इसके बाद मान के चलो दूसरा फ्रेम स्टार्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो सारे एक जैसे हैं? हमें नहीं पता चला। तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रिम्बल इंसर्ट कर दिया जाता है। प्रिम्बल कैसा है? इस तरह से हो गया। ये 7 बाइट्स तक ऐसा ही है, किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे के सारे 7 बिट्स क्या हों? ऑन हो। आया कुछ समझ में? पक्का ना? ओके। हाँ, हो गया, डन।
तो इस प्रेम्बल ने बताया कि भैया जो फ्रेम पहले चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म है। पहला फ्रेम जो आया था, मैं आ गया हूँ तो इसका मतलब ये ख़त्म है। और हाँ, फिर ये होना चाहिए 7 बाइट्स का। 7 बाइट्स के बाद होगा स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, उसका स्पेशल पैटर्न है इस तरह से। हाँ, कुछ स्पेशल है। डन है। तो अगर इसके बाद ऐसा पैटर्न आता है 10 10 10 10, इसका मतलब है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर क्या कहता है कि भैया मैं नया फ्रेम स्टार्ट हो गया हूँ। नाम ही जैसे बता रहा है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। ये तो प्रेम्बल हो गया कि प्रेम्बल का मतलब जो आना था वो गया, नया पुराना नया आने वाला है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया है, नया फ्रेम स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद आपने देख ही लिया है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक होगा, किसके पास जाना है, सोर्स मैक होगा, किसके पास जाना है, लेंथ एंड टाइप वगैरह ये होंगे। गॉट इट और नॉट? तो ये इंटायर प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेमिंग। Framing. Then converting the bits into bytes and bytes into frame, that entire process is called framing. और फ्रेम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। 7 बाइट, ये 1 7 बाइट, 1 बाइट, 6 बाइट, 6 बाइट, 2 बाइट्स और ये 4 बाइट। फ्रेम चेक सीक्वेंस 4 बाइट। डन डन। इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए ना, वो जो किसका? सेकंड बात है स्टार्ट फ्रेम डिलीवरी। हाँ हाँ हाँ, 10 कोई एक 10 स्पेशल पैटर्न है जो बताएगा कि भैया नया फ्रेम स्टार्ट हो गया है। डन। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे बताई। नेक्स्ट वन अपना क्या था? नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर आता है, और नेटवर्क लेयर तुम देख ही रहे हो यहाँ पे कौन सी है, थर्ड लेयर है। वही लिखा है, नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर वर्क्स जस्ट लाइक एज ए पोस्टल सर्विस। Done. Network layer works just like as a postal service. Done. Just like postal service. Done. As postal service provides unique addressing to our home, like this network layer provides following function. Network layer is the third layer of OSI model. Network layer works just like postal service, as postal service provides unique addressing to our home, like this network layer provides following services or function. What are they? IP addressing, routing and path determinant. IP addressing, routing and path determinant. अब पता लगाना है कि IP addressing क्या है। IP addressing is a scheme which enables us to determine what is source IP and what is destination IP. Done. Or IP addressing is a logical address which enable a machine to communicate with other. IP addressing you can define by two definition. First, a scheme which enables us to determine what is source IP and what is destination IP. Or you can say IP addressing is a logical addressing or address that enable a machine to communicate with another. Done. Next क्या था? Routing. What is routing? Routing is simple. Routing is a process of transferring a packet from one network to another. Routing is a process of transferring a packet from one network to another. Or in routing, packets are forwarded based on destination L3 information. Done. And routing types are 3: static, dynamic and default. Got it or not? Again revise. IP addressing is a scheme which enables us to determine what is source IP, what is destination IP, or it enables two machines to communicate each other. Routing, a process transferring a packet from one network to another network, or we can say in routing packets are forwarded based on destination L3 information. And three types: static, dynamic and default. Path determinant, a process of selecting valid next hop for a destination called path determinant. Not got it? अभी बताते हैं. Okay, we are here.
we have these ways. For example, done. Got it? Done. We are here. Done. And we want to we are at this point and we want to reach here. Done. Sure? Sure na? Okay. Which path we will use? This. मेरे को यहाँ से यहाँ जाना इस दोस्त से मिलने, मैं ये वाला पाथ यूज़ करूँगा या ये वाला पाथ यूज़ करूँगा या फिर ये वाला पाथ यूज़ करूँगा? कोई भी पाथ से। मैं घूंसे मारूंगा तेरे में। नहीं, यहाँ जाना है ना, ये पाथ यूज करना है। पक्का? हाँ, घूम के क्यों जाएंगे इसमें? वही तो कह रहा हूँ। एकदम जो शॉर्ट होगा वही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि भाई ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता कैसा है? कैसा है। मान के चलो ये जो रास्ता है यहाँ से लेके जो आप काउंट कर रहे हो, दिस वन, दिस इज हाईवे, नो डिस्टर्बेंस, स्ट्रेट 100 की स्पीड पे आप गाड़ी दौड़ाओगे। डन। बट दिस पाथ इज डेडली फॉरेस्ट। कौन सा यूज करेगा? हाईवे वाला। समझ गया ना? पक्का ना? हाँ। तो हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन, वी विल सेलेक्ट द वैलिड नेक्स्ट होप और पाथ। Selecting valid next hop for the destination, that is called path determinant. Simple. हमें we want to go from one source to one destination based on the services, कि वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें रास्ता कैसा मिल रहा है। Based on the service we will select the next hop, कि मान के चलो ये हो गया, मान के चलो ये हो गया आपका NH8 हो गया, नेशनल हाईवे। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन अगर हम हाईवे से जाते हैं तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया, फिर पॉइंट 2 हो गया, फिर पॉइंट 3 हो गया। तो हम ये वाला रास्ता यूज़ ना करके हम किससे निकलेंगे? नेक्स्ट होप तो मेरा ये हुआ ना पॉइंट 1, फिर हमें पॉइंट 2 की तरफ जाना है, फिर हमें पॉइंट 3, फिर पॉइंट 4, देन 5, देन डायरेक्टली 6। गॉट इट और ना? तो ये सारी चीज़ें जब हम निर्धारित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पाथ। यू केम हेयर, गुजरात से आए, आपके पास बहुत सारे मीडियम होंगे, आपने कौन सा चुना? बस वाला चुन लिया, आप सीधे बस स्टैंड पे आए। समझ गया? तो यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पाथ डिटरमिनेंट। डन। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को समझना है तो सीधा सा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा है? ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। It provides end-to-end connectivity between two devices so that they can successfully send and receive data. Done. Data transmission की reliability किस पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। And it use two types of protocol, connectionless and connection। फिर से सुन लो, जब भी एक डिवाइस दूसरे को क्या भेजेगा? डेटा भेजेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पहला तो इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। दूसरा, इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो भी रीचेबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर कराएगा। डन। ओके, इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी सो दैट, ताकि दे कैन सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक रिसीव सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। और ये दो तरह का होगा,
कौन से? कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। गॉट इट और नॉट? ओके, अब हमें पता लगाना है कि भैया कनेक्शन लेस क्या है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल विच डू नॉट प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी from one device to another device, for example UDP, user datagram protocol. Done? Done? Got it or not? Connectionless protocols are those protocols which do not provide the guarantee of data delivery. Got it or not? From one device to Another device, that is UDP. user data का हाँ, UDP। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम साथ की साथ गर्दन हिला के एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, क्या गारंटी है समझ नहीं उसमें दे ये है, मान के चलो मैं जितने भी वर्ड बोल रहा हूँ, क्या मैं हर वर्ड के लिए आपसे एक्नॉलेजमेंट ले रहा हूँ? नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो वॉइस की भी जितनी एप्लीकेशंस है ना, मान के चलो यू आर गोइंग, समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ ओवर योर हेड, दैट इज ड्रॉपिंग, यस और नो? क्लियर? तो मैं चिल्ला के कहूँगा ना, अरे हट जा, यस और नो? तो जो इंस्टेंटली जाए, मतलब फटाक से जाए, गॉट इट और नॉट? लेकिन अगर मैं कहूँ पहले अरे, फिर तू कहेगा हाँ, मैं कहूँगा सुन रहे, तू कहेगा बोल क्या, मैं कहा तेरे ऊपर कुछ कर रहा, तब तक तो धड़ाम से गिर जाएगा ना वो। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल दो यूज़ करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस वॉइस के लिए चाहिए होता है और वो होता है यूडीपी। डन? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डन? नेक्स्ट होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आर दोज प्रोटोकॉल विच डू प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी। जो डेटा डिलीवरी की गारंटी देगा वही क्या कहलाएगा? कनेक्शन ओरिएंटेड। और वो एक ही है, वो क्या है? टीसीपी। जब भी आपने डेटा भेजना है नॉर्मल, जिसकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसके लिए टीसीपी, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए उसकी यूडीपी। ज़्यादातर टीसीपी यूज होता है। टीसीपी डेटा के लिए, वॉइस और वॉइस की एप्लीकेशन जहाँ स्टार्ट हो गई वहाँ यूडीपी। डन? डेटा के लिए टीसीपी क्योंकि वॉइस कभी रिट्रांसमिट नहीं होती, वरना तो वरना 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 सुन लिया सुन लिया सुन लिया, अच्छा मैंने कुछ बोला था, हाँ कुछ मैंने तुमसे बोला था, हाँ कुछ मैंने तुमसे बोला था, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, जो तुम सुन रहे हो। तो इस तरह से होता रहेगा। तो वो यूडीपी होता है, एक बार सुन आ गया, दोबारा रिट्रांसमिट नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? वरना तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। डन? ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस, सबसे पहले क्या है? एस्टैब्लिशमेंट, एरर रिकवरी। याद रखना डेटा लिंक लेयर पे एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्ट होता था और ड्रॉप मारता था। डन? ओके। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, एरर रिकवरी होता है। शांति तो रख। ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन के हैं, फर्स्ट कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल, सेगमेंटेशन, order data transfer and multiplexing. These are the services of transport layer. Done? Okay. So let's start. सबसे पहले क्या था? Establishment. Okay. When one PC is communicating with another PC, yes or no? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे होते हैं पोर्ट्स, पोर्ट्स होते हैं 1 से लेके 65,535 तक, 1 से लेके 1023 तक होते हैं वेल नॉन, 1 से, और 1024 से 65 के तक वो होते हैं डायनेमिक पोर्ट्स। 65 और 65,000 65K का कितना हो गया? 65,000 डायनेमिक पोर्ट, वेल नोन पोर्ट्स एंड डायनामिक। गॉट इट और नो? तो अब जब भी कोई रिक्वेस्ट
जैसे वेल नोन पोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगर हमारा होता है टेलनेट 23, FTP 21, HTTP 80, इस तरह से होते हैं या नहीं होते हैं? तो वैसे ही ये वेल नोन पोर्ट्स हैं। डन। ओके, अब ये याद रखना है, जब भी कोई पीसी जो होगा इनिशिएटर और एक कौन होगा रिस्पॉन्डर, इनिशिएटर यूज करेगा डायनेमिक पोर्ट्स और रिस्पॉन्डर यूज करेगा वेल नोन। डन। मान के चलो ये वेब सर्वर है, तो यहाँ से 1024 से कोई भी ऊपर 1024 से कोई भी 1024 हिट करेगा इसके 80 को। गॉट इट और नो? यही प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। अगर हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट पढ़ें, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट what is source port and what is destination port before any data transmission between two device। ये दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे। ओके, तो उसके लिए क्या होगा? पोर्ट्स होते हैं, वी हैव पोर्ट्स नंबर 1 to 65 के, 1 to 102323। These are the well-known ports, or we can say static port. 1024 to 65K, they are called dynamic port. When a initiator request to any server that use dynamic port and it hit to the well-known ports. For example, this is a client which want to access web server, so it will use dynamic port, for example 1024, and it will hit to the port number 80. So when they are deciding my source port is and destination port is, when it will send data it will use source port 80 and destination port 1024। समझ गया ना? This entire process is called connection establishment। Done? In connection establishment, they also determine window size। Window size we will discuss, don't worry about। But only now connection establishment. What is connection establishment? When two devices determine what is source port, what is destination port before any actual data transmission, that is called connection establishment। Done? पक्का? एरर रिकवरी, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद था एरर रिकवरी। एरर रिकवरी के अंदर क्या है? टीसीपी यूज sequence numbers and acknowledgement numbers for reliable data delivery, that is called error recovery। Done? Got it or not? Sequence and acknowledgement. हाँ, sequence number and acknowledgement number। Okay, to understand it, let's start। We are a client and we are accessing the server of Google। Done? Google के पास क्या है? एक वेब पेज है। वेब पेज का साइज कितना है पता है कुछ? 5 KB 10 KB कुछ तो होगा। 10 KB। ठीक है, 10 KB, यानी सीधा सा ये कितना हो गया? यस और नो? गॉट इट और नॉट? ओके, सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होगा, तो 1024 ने हिट किया किसको? 80 को। इसने कहा आई वॉन्ट टू एक्सेस द google.com, तो google.com अपना डिफ़ॉल्ट पेज देगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट पेज का साइज है 10 KB। 10 KB का मतलब 10,000 बाइट्स। यस और नो? गॉट इट और नो? पक्का? ओके, अब आपको पहले ही बताया था कि जब भी वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस डेटा जाएगा तो इतने से ज़्यादा नहीं जा सकता। एक फ्रेम। डन? 1500 बाइट्स। अब ये कितना है? 10,000 है। गॉट इट और नो? तो इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको 1500 से भाग दे दिया जाएगा। कितने हो गए? 7। ठीक है, तो उसके हमने क्या कर दिए? टुकड़े कर दें। ये तो एक्चुअल था, पहला हमने बनाया 1500 का, या फिर ऐसा करते हैं 1000 के ही तोड़ दें समझने के लिए। 1000 1000 1000 1000, इस तरह से हमने क्या कर दिए? इसको तोड़ दिए। लेकिन इसका एक नंबर है,
पहला 1000 है जिसका सीक्वेंस है 1 से लेके 1000 तक। दूसरा है 1001 से लेके 2000 तक, 2000 तक। फिर तीसरे का है 2001 से लेके 3000 तक, और फिर है 3001 से लेके 4000 तक, फिर है 4001 से लेके 5000 तक। ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस नंबर हो गया। अब ये क्या कहेगा, 1000 डेटा ट्रांसफ़र किया और इसकी सीक्वेंस लगा देगा 1 से लेके 1000 तक। यहाँ आ गया, उसने वो डेटा रिसीव कर लिया और उसी सीक्वेंस में कर लिया कि 1 से लेके 1000 तक का मेरे पास डेटा आ गया। गॉट इट और नॉट? उसने कहा था सीक्वेंस 1 to 1000 भेज दिया। अब ये इसको क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कह देगा क्या, 1 to एक्नॉलेज। इसका मतलब है उसको 1 से लेके 1000 तक का डेटा रिसीव हो गया। फिर वो कहेगा डेटा, फिर से वो सेकंड रिलीज करेगा। क्या भेज रहा है, डेटा। डेटा के अंदर 1000, और इस बार सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू हो गया 1001 to 2000 हो गया। वो क्या करेगा, फिर से उस 1000 डेटा को रिसीव करेगा और एक्नॉलेजमेंट लगा देगा 1001 से 2000। फिर से कह देगा एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू नाउ कितना हो गया, 1 to 2000 दे दिया एक्नॉलेजमेंट। तो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, आपको बताया था TCP यूज सीक्वेंस नंबर्स, यस दे आर यूजिंग द सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। हाँ, सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज़ कर रहे हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड एरर रिकवरी। ओके, अब मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि पहले इसने भेजा 1000 वाला रिसीव हो गया, उसने कह दिया एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू 1 to 1000। फिर उसने जब दूसरा भेजा, दूसरे में क्या कहेगा, डेटा इज़ 1000, सीक्वेंस नंबर क्या हो गया, अब सीक्वेंस नंबर हो गया। इसके लिए दूसरा बना लेते हैं। वो कहता है कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया डेटा, डेटा 1000 बट इट्स सीक्वेंस नंबर इज़ 1001 to 2000। डन आया। अज्यूम करो यही वाला फ्रेम डेटा लिंक लेयर ने डाउन ड्रॉप कर दिया तो इसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पक्का ना? ओके, तो फिर ये कहेगा, पहले तो एक्नॉलेजमेंट देता था, अब कहेगा नो एक्नॉलेजमेंट। किसका, भैया मेरे पास 1001 से लेके 2000 तक का डेटा नहीं आया, वो यहाँ पे आएगा। वो उसी को, यही वाला थे ना, उसको फिर से क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। इस बार इसको मिल गया, इस बार इसको मिल गया, 1000 डेटा आ गया और सीक्वेंस 1001 to 2000। ओके, फिर वो कह देगा अगली बार ओके एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू 1001 to 2000 भेज दिया, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। डन। तो यही, हाँ हाँ बोलो बोलो। डेटा ड्रॉप होता है तो डायरेक्ट वो 80 के पोर्ट पे जाता है। डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होता है, पहले ही कनेक्शन बन गया है 1024 से 80 पे, अब तो डेटा भेजना है ना उसने, तो बना हुआ है। डन। लेकिन 1500 से ज़्यादा नहीं दे सकते। नहीं, 1500 से ज़्यादा नहीं, इसके लिए उसको नॉर्मली। डन। तो हम यहाँ पे समझ रहे थे एरर रिकवरी। TCP यूज़ करता है, TCP यूज सीक्वेंस नंबर्स, यस सीक्वेंस नंबर्स दे आर यूजिंग, एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट नंबर्स फॉर रिलायबल डेटा डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एरर रिकवरी। गॉट इट और नॉट? पक्का? ठीक है, तो फिर ओके। तो अभी हम यहाँ पे एरर रिकवरी, ओके। एरर के बाद आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं TCP यूज सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर्स। TCP क्या यूज़ करता है, सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज़ करता है फॉर रिलेबल डेटा डिलीवरी। डन। इट ऑल्सो यूज विंडोविंग एंड बफरिंग फॉर फ्लो कंट्रोल। लेकिन फ्लो कंट्रोल के लिए विंडोविंग भी यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, बफरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि विंडोविंग क्या है। विंडोविंग समझने के लिए क्या करेंगे, अभी देखो हमने 10 KB डेटा भेजा, उसके लिए 10 सेग चंक्स बनाए, छोटे छोटे बना दिए 10। ओके, हमने एक भेजा, उसके लिए फिर वेट किया, फिर 2 भेजा, उसके लिए वेट किया एक्नॉलेजमेंट के लिए, तीसरा भेजा, उसके लिए वेट किया, चौथा, पांचवा, छठवा। 10 KB को भेजने के लिए हमने 10 बार वेट किया। कितनी बार वेट किया, 10 बार वेट किया। अब ये बताओ
मैंने भेजा फिर वेट कर रहा हूँ, मैंने भेजा फिर वेट, इट विल बी स्लो और फास्ट? स्लो होगा ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट विंडोविंग। विंडोविंग का मतलब क्या है कि जब भी आपका क्लाइंट और क्या होगा सर्वर पहले ही हो चुका, एक 1024 इज हिटिंग 80 एंड इट हैज़ for example 10, got it or not? Then they will select windowing. Windowing means that how many bytes can be sent without an acknowledgement. जब ये कनेक्शन बनाएंगे ना तो वो उसी टाइम पे कह देंगे विंडोविंग कितना 4 KB, यानी कि 4 KB, got it or not? तो ये क्या करेगा, 1000 भेजा, 1000 भेजा, फिर से 1000 भेजा, फिर से 1000 भेजा, गॉट इट और नॉट? ओके, अब ये क्या करेगा, वेट करेगा। विंडोविंग की हम बात कर रहे थे। विंडोविंग का मतलब सीधा सा है, विंडोविंग हमने कितना डिसाइड किया 4 KB। जब वो 4 KB 1 KB सेंड किया, 2 KB 3 KB एंड 4 KB, 4 KB सेंड करने के बाद क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसके लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। डन। फिर वो क्या, अगर डेटा रिसीव हो गया तो वो दे देगा हाँ 1 to 4000, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू 1 to 4000। डन, यस और नो? ओके, मान के चलो दूसरा फ्रेम ड्रॉप हो जाता है तो वो कह देगा नो एक्नॉलेजमेंट 1000 1 to 2000, सारा हो गया ये नहीं, तो वो उसको फिर से भेज देगा। लेकिन अब हमने कितना टाइम बचा लिया, एक बार की वेटिंग, 2 बार की वेटिंग, 3 टाइम की वेटिंग, यस और नो, गॉट इट और नो? तो विंडोविंग मीन्स हाउ मैनी बाइट्स, विंडो है 4 KB, 4 KB का मतलब जब हम 4 KB ट्रांसमिट कर देंगे तभी वेट करेंगे। तो विंडोविंग मीन्स हाउ मैनी बाइट्स कैन बी सेंट विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, जस्ट लाइक अ काउंटर, ऐसा ही। हाँ काउंटर। और ये जब कनेक्शन बनाते हैं तभी डिसाइड कर लिया जाता है कि विंडो साइज कितना है। डन, पक्का? ओके, देन नेक्स्ट क्या है, बफरिंग। बफरिंग क्या है, बफरिंग मीन्स दैट स्टोरिंग ए डेटा फॉर सम टाइम। मान के चलो सेंडर हो या रिसीवर हो, ये सेगमेंट तोड़ तोड़ के बनाए, जब तक इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तब तक इसको सम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम स्टोर करके रखेंगे। ऐसा ना हो हमने पहले डेटा को तोड़ा, तोड़ के भेज दिया, भेजने के साथ ही वो चंक हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। समझ के चलो उसी के लिए रिक्वेस्ट आ गई कि भाई डेटा नहीं आया, तो फिर से बनाना पड़ेगा, टाइम का। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है हम डेटा को क्या करते हैं, बफरिंग मीन्स स्टोरिंग द डेटा फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। वो दोनों तरफ से होगा, से भेजने वाला भी चंक को स्टोर करके रखेगा और जो रिसीवर है वो भी क्या करेगा, जैसे जैसे आता है डेटा आता है हमारे पास, हमारे बफर में स्टोर होता रहता है। हम चाहते हो तो उसको परमानेंटली सेव कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बफरिंग मीन्स स्टोरिंग अ डेटा फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। डन। नेक्स्ट होता है इसके अंदर डायनेमिक विंडो, सीधा सा है, द विंडो साइज चेंज टाइम टू टाइम, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड डायनेमिक विंडो। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका जैसे कि पहले ट्रांसमिशन शुरू हुआ तो कितने KB हो गया, 4 KB हो गया, पक्का? तो अगर मान के चलो सक्सेसफुली रिसीव हो गया, सक्सेसफुली रिसीव हो गया तो ये 4 से बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है 10 KB। अगर ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर क्यों ना बढ़ा दिया जाए ये लिमिट, समझ रहे हो ना, पक्का ना? तो जब ये होगा, पहले तो स्टार्ट हुआ 4 से तो ये बढ़ के चला गया 8 पे या 10 पे। डन। या हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होगा तो विंडो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एरर डिटेक्ट हुआ तो क्या हो गया, डिक्रीज होगा। समझ गए? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इंक्रीज और एरर डिटेक्शन तो ये डिक्रीज हो जाएगा, गॉट इट और नॉट? तो यही टाइम टू टाइम क्या हो गया, पहले इतना था इतना हुआ, चेंज हो गया, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक विंडो बोलेंगे। डन। स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो क्या, देखो चेंज होना डायनेमिक है, चेंज होना डायनेमिक है। स्लाइडिंग विंडो क्या है, द विंडो स्टार्ट स्मॉल एंड देन ग्रो अंटिल एरर अकर्स, गॉट इट और नॉट?
अभी जैसे मैंने आपको बताया छोटे से स्टार्ट होगा, बढ़ता रहेगा कब तक, जब तक एरर नहीं होगा। द विंडो देन स्लाइड अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द नेटवर्क परफॉर्मेंस, सो इट इज समटाइम कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो। डन। क्या कह रहा है, द विंडो स्लाइड अप एंड डाउन, जो ये आपको बताया था, चेंज होता रहा, विंडो साइज इज चेंजिंग, दैट इज डायनेमिक विंडो। डन। विंडो साइज is sliding up and down, this behavior is called sliding window. Then when the window is full, sender will not send, which control the flow of data. आपको बताया था जब आपने विंडो भेज दिया तो वो भेजेगा नहीं, वो क्या करेगा, वेट करेगा। गॉट इट और नॉट? पार, फिर एक टर्म आती है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिट्रांसमिशन। Window does not require that sender, windowing does not require the sender stop sending in all cases। मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्या कह रहा है, इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव बिफोर विंडो इज एग्जॉस्ट, मान के चलो आपने क्या किया, डेटा भेज दिया, ओके, भेजने के साथ तुरंत के तुरंत ही क्या आ गई आपको, एक्नॉलेजमेंट आ गई। क्या कह रहा है, विंडोविंग डज नॉट रिक्वायर द सेंडर टू स्टॉप सेंडिंग इन ऑल केसेस, सभी केसेस में क्या नहीं है, नहीं रोकता है। क्या कहता है, इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव, अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है बिफोर विंडो एग्जॉस्ट, अगर विंडो एग्जॉस्ट होने से पहले ही क्या आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या कहता है, सीधा सा, ए न्यू विंडो बिगिंस, तो वो 4 से सीधा 10 KB पे ले आएगा और फटाक से क्या करने लगेगा, मतलब अगर टाइम से पहले, एग्जॉस्ट होने से पहले विंडो एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो कंटिन्यू रहता है। डन है। और इसी प्रोसेस को क्या कहता है, ओके, द ए न्यू विंडो बिगिंस, द सेंडर कंटिन्यू टू सेंडिंग अंटिल द करंट विंडो एग्जॉस्ट, फिर वो वेट करेगा कि तब तक ये एग्जॉस्ट हो। डन। दिस टर्म पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड रीट्रांसमिशन इज समटाइम यूज्ड to describe the error recovery and windowing process used। ये जो इंटायर प्रोसेस हुई है भेजने की, विंडोविंग की, भेजा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आया, भेजा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, पार। गॉट इट और रिट्रांसमिशन। डन। ओके, सेगमेंटेशन क्या है, सीधा सा, ब्रेकिंग ए बिग सेगमेंट इनटू स्मॉलर सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। जैसे अभी आपको बताया था, हमने गूगल का पेज था 10 KB का था, हमने तोड़ के उसको 1 में बनाया, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, जो कि रिस्पॉन्डर पे होगा। डन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, ऑर्डर डेटा ट्रांसफर। व्हेन ए रिसीविंग डिवाइस रीअरेंज द डेटा इन द सेम सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर डेटा ट्रांसफर। उसने भेज रहा है वो डेटा, भेजा, रिसीवर ने क्या किया, रिसीव करता गया 1000 और उसी सीक्वेंस में 1 से लेके 1000, 1000 1 से लेके 2000, 2000 1 से लेके 3000 और 3000 1 से लेके 4000, सेम सीक्वेंस में है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर डेटा। व्हेन, जब ए रिसीविंग डिवाइस रीअरेंज, दोबारा से रीअरेंज कर रहा है, व्हेन ए रिसीविंग डिवाइस रीअरेंज द डेटा इन द सेम सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर डेटा ट्रांसफर। डन। पक्का। नेक्स्ट है हमारा क्या, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ए सर्विस which enable a machine to determine that I have to provide data A to application A and beta data B to application B with the help of TCP and UDP। नहीं आया समझ में, नहीं आया, अभी बताते हैं। select all, delete करो, ओके ओके, इसको इस तरह से लो, आपने एक पेज खोला, डन, ये क्लाइंट है और ये है आपके सर्वर्स। गॉट इट और नॉट? पक्का? ओके, ये है गूगल और ये है यूट्यूब। डन? पक्का ना? आपने एक रिक्वेस्ट इनिशिएट की, मान के चलो आपने ब्राउज़र खोला, ये आपका सिस्टम हो गया, इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर एक खुला गूगल का टैब, पोर्ट नंबर यूज़ हुआ 1024, इसने हिट किया इसके 80 को, यस और नो? अब आपने दूसरा टैब खोला है, दूसरा टैब खोला किसको, यूट्यूब का, यूट्यूब ने यूज़ किया पोर्ट नंबर 1000, सेम तो यूज़ नहीं कर सकता, 25,
25 यूज़ करके फिर उसका 80 या 443 हिट किया। फिर आपने एक पेज और यूज़ किया जिसमें एक और यूज़ कर लिया यहाँ पे फेसबुक, डन। ओके, यूट्यूब के फेस FB उसने 1030 जो भी है यूज़ किया और हिट कर दिया 80 को, गॉट इट और नॉट। तो मल्टी, अब उधर से डेटा आया, किधर से पैकेट आएगा 80 से, तो गूगल वाला हमें इसको देना चाहिए ना। हाँ, तो अब ये मदद ले रहा है किसकी, यहाँ पे नीचे TCP तो चल रहा है। तो क्या कह रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग ए सर्विस विच इनेबल ए मशीन, हाँ ये एक मशीन ही है, टू डिटरमाइन दैट आई हैव टू प्रोवाइड डेटा ए, हाँ जो इस पोर्ट पे डेटा आया है वो ब्राउज़र के इस सेशन को देना है, जो इस पोर्ट पे आया वो यूट्यूब वाले सेशन को देना, जो इस पोर्ट पे आया फेसबुक को देना। वही तो कह रहा है, आई हैव, इसके पास जो डेटा आया, आई हैव टू प्रोवाइड डेटा ए टू एप्लीकेशन ए, मान के चलिए ये तो ब्राउज़र हो गया। अब आपने CMD भी खोल रखा है, कमांड टर्मिनल, वो 10,555 यूज़ करके किसी और सर्वर को हिट कर रहा है, तो यहाँ भी क्या यूज़ हुआ, TCP। ओके, अब टर्मिनल का जो डेटा आया है वो हमें CMD को देना चाहिए या ब्राउज़र को, CMD को देना चाहिए ना। तो वही तो कर रहा है ये, जो PC डिटरमाइन कर रहा है कि TCP की मदद से जो TCP का डेटा आया है वो हमें टर्मिनल वाले को देना है, ना कि ब्राउज़र को, और ब्राउज़र जो इन सर्वर से आ रहा है वो ब्राउज़र को देना है। तो यही सर्विस क्या कहलाती है, मल्टीप्लेक्सिंग। और ये किसकी मदद से होगा, TCP या फिर UDP की मदद से, गॉट इट। मल्टीप्लेक्सिंग ए सर्विस विच enables a machine to determine that I have to provide data A, जो गूगल से आ रहा है वो ब्राउज़र्स को जाना चाहिए, जो अनदर सर्वर से आ रहा है वो CMD को जाना चाहिए, डन। इसी को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग, गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट इज व्हाट, सेशन लेयर। सेशन लेयर इज द 5th लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड ब्रेक द कन्वर्सेशन दैट इज कॉल्ड सेशन, डन। अब यहाँ पे जैसे हम देखें, सेशन लेयर का काम मल्टीप्लेक्सिंग ने तो लाके दे दिया, लेकिन ये लॉजिकल बाउंड्रीज क्रिएट करने का काम किसका है, सेशन लेयर का। आपने एक नया टैब खोला, तो नया टैब खोला तो मतलब एक नया सेशन स्टार्ट कर दिया, उस टैब को क्लोज कर दिया तो मतलब वो सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, डन। स्टार्ट, आपने क्लिक किया स्टार्ट करो, डेटा आ रहा है उसको एक दूसरे से कोलाइड ना होने दो, लॉजिकल बाउंड्रीज क्रिएट करो। स्टार्ट किया, एक नया सेशन बनाया, कंट्रोल उसका डेटा कहीं दूसरे के अंदर ना चला जाए, और एंड आपने क्लोज किया, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दो, डन। वरना ऐसा होगा गूगल का इंफॉर्मेशन यूट्यूब में दिखेगी और यूट्यूब का गूगल में दिखेगा, ये ना हो उसके लिए क्या है आपका सेशन लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड ब्रेक दी, जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो वो किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। ब्राउजर में, ब्राउज़र हर मतलब इंटायर PC के अंदर जो भी हमने खोल रखा है, अभी यही ले लो, पेंट है, मैं पेंट भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये PDF भी यूज़ कर रहे हैं, और पेंट में भी मैंने मल्टीपल सेशन बना रखे हैं। तो ये जो सेशन स्टार्ट किए, कंट्रोल किया, मेरा डेटा ये वाला यहीं पे रहे, दूसरी स्लाइड के अंदर ना घुसे, PDF वाला PDF के अंदर रहे, तो ये सारा मेंटेन करने का काम किसका है, सेशन लेयर का, डन। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा कि अभी हमने पहले ही अपनी उसके अंदर PPT के अंदर देखा, सेशन लेयर 5th वाला हो गया। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर दिया, वी नो वेरी वेल कि जो डेटा है उसका फॉर्मेट बाइनरी होता है 01010101, लेकिन 01 तो हमारी भी समझ में नहीं आना, और 01 तो इन एप्लीकेशंस की भी समझ में नहीं आना। तो अगर मान के चलो वर्ड नोटपैड की फाइल है तो .txt होगा, वर्ड की फाइल है तो .doc होगा, 7 और लेटर है .docx होगा, इस तरह से को कुछ होता है, यस और नो। PDF है तो .pdf होगा, मूवी फाइल है MP3 MP4 MPGB और AVI करके फॉर्मेट होगा, जिससे कि ये कौन पढ़ सके, प्लेयर पढ़ सके। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो करती है, convert the data in the form that it can be accepted by the application running on a system like BCD, binary coded decimal, ऐसा ही था ना कुछ, हाँ। जो डिजिटल सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे कि वो एप्लीकेशन समझ सके। प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट द डेटा इन द फॉर्म दैट इट कैन बी एक्सेप्ट बाय द एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए सिस्टम, जो सिस्टम पे
एप्लीकेशन रन कर रही है वो उसको समझ सके, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो उसमें कन्वर्ट करती है। डन। एंड एप्लीकेशन लेयर लास्ट के अंदर आती है आपकी क्या, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन ए सिस्टम बट इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन इटसेल्फ। याद रखना एप्लीकेशन लेयर का काम है सॉफ्टवेयर को सर्विसेज देना। जैसे कि वी वांट टू राइड ऑन बाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट इट, देन इट इज़ एक्टिवेटेड। स्टार्ट होने के लिए भी इंजेक्शन चाहिए पेट्रोल का, इग्निशन चाहिए, स्पार्किंग वगैरह का, फिर उसको मतलब बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो एप्लीकेशन लेयर का काम इतना ही है, सॉफ्टवेयर को सर्विस देना है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन लेयर खुद कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। डन। Okay. Next is our encapsulation. What is encapsulation? A process of putting some header and trailer around some data, that is called encapsulation. नहीं बना तो बना देते हैं। ओके क्या करना है, जो होता है हमारी होती है फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इसी तरह फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। जो इन 3 लेयर्स पे होता है उसको डेटा ही बोलते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। डन। जब इस डेटा पे क्या लगा दिया जाता है, टीसीपी या यूडीपी, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। डन। और जब इसी सेगमेंट पे क्या लगा दिया जाता है, आईपी हेडर, तो इसको क्या बोलते हैं, पैकेट। और जब किसी पैकेट पे लगा दिया जाता है, ज़्यादा हो गया नीचे, ओके पहले अपर ये जो भी है आपका कहो लोअर 3 लेयर्स का होता है डेटा, और डेटा के अंदर क्या होता है कि ये हो गया आपका डेटा, ठीक है। डेटा पे आपके हेडर लगेगा कौन सा, टीसीपी का या यूडीपी का, तो वो कहलाएगा नॉट सेगमेंटेशन, सेगमेंट कहलाएगा, कहला गया सेगमेंट। अब क्या करेंगे, इस सेगमेंट पे जब भी किसी सेगमेंट नीचे आएगा, नीचे किस पे आएगा, नेटवर्क लेयर पे। ओके सेगमेंट पे क्या लग गया, आईपी हेडर। आईपी हेडर लग गया तो वो क्या कहलाएगा, पैकेट कहलाएगा। और जब उसी पैकेट पे यहाँ पे ये नीचे आएगा, पैकेट था ना, पैकेट पे क्या लगा, इथरनेट हेडर और इथरनेट ट्रेलर, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रेम। और उस फ्रेम को फिर तोड़ के 01011110 करके दूसरी डिवाइस को दे दिया जाएगा। डन। आ गया कुछ समझ में, बोलो बोलो। इस प्रोसेस को बोला जाएगा इनकैप्सुलेशन। अब जब 0101 आएंगी तो यहाँ पे एक तैयार होगा बिट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम। ओके फ्रेम में क्या होगा, इथरनेट हेडर होगा, पैकेट होगा और इथरनेट ट्रेलर, ये हटा दिए जाएंगे। फिर उससे यहाँ पे तो ऐड किए थे, यहाँ पे तो ऐड किया था, यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया। लेकिन जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये बनेगा, वहाँ पे इथरनेट हेडर हटा दिया और इथरनेट ट्रेलर, क्या बच गया ऊपर, पैकेट। पैकेट ओके पैकेट में क्या हो गया, वही यहाँ पे सेगमेंट प्लस में क्या हो गया, आईपी। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आईपी हटा दिया जाएगा। जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेटा प्लस
TCP एंड UDP वो हटा दिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा। पैकेट उधर दे दिया जाएगा, सेगमेंट उधर दे दिया जाएगा। डन। ऐड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है, रिमूव करना कैप्सुलेशन कहलाता है। डन। यही यहाँ पे दिखाया गया है। इनकैप्सुलेशन ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग सम हेडर एंड ट्रेलर अराउंड सम डेटा दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। Decapsulation a process of removing header and trailer around some data on a particular layer called decapsulation, not encapsulation. Decapsulation. PDU, Protocol Data Unit. Bits with appropriate header and trailer on a particular layer is called PDU, Protocol Data Unit. Done? जो ये हमारा डेटा है ना, ये हाँ इसको बोलेंगे, मान के चलो लेयर 4 PDU, लेयर 3 PDU, लेयर 2 PDU। डन। या फिर लेयर 5 PDU, लेयर 6 PDU, लेयर 7 PDU, इस तरह से बिट्स विद एप्रोप्रिएट हेडर एंड ट्रेलर अराउंड सम डेटा दैट इज कॉल्ड PDU। डन। थैंक यू। सेवन वैसा ही। हाँ।